नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं बल्कि एक सपना था। एक ऐसे देश का सपना जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने वाला था, हमारा भारत। जरा सोचिए, एक नया नया आजाद देश जिसमें अनगिनत भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां थीं। उस पूरे देश के लिए एक ही रूल बुक बनाना कितना बड़ा काम रहा होगा। ये संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक नए राष्ट्र की आत्मा थी। और इस महान दस्तावेज की शुरुआत होती है इन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे देश की पहचान की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि इस राष्ट्र की असली शक्ति इसके लोगों में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने विशाल और विविध देश के लिए ये नियम पुस्तिका लिखी कैसे गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया? चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, भारतीयों के लिए एक भारतीय संविधान बनाने का ये जो विचार था वो कोई रातों रात नहीं आया। इसके पीछे दशकों का संघर्ष था, स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी यात्रा थी। ये सफर काफी लंबा था। इसकी पहली झलक हमें 1928 की नेहरू रिपोर्ट में दिखती है, जिसे हम भविष्य के भारत का पहला कच्चा ड्राफ्ट कह सकते हैं। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार ऑफिशियली एक संविधान सभा यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सामने रखा। धीरे धीरे ये विचार जोर पकड़ता गया और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा हकीकत बन गई। इस सफर का हर एक पड़ाव हमारे लोकतंत्र की नींव का पत्थर बना। और बस यहीं से शुरू हुआ एक महाकाव्य लिखने का काम, एक ऐसा दस्तावेज जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला था। संविधान सभा ने जो काम किया उसका स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, लगभग 3 साल, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक देश के सबसे काबिल दिमागों ने एक एक शब्द, एक एक नियम पर बहस की ताकि एक ऐसा संविधान बने जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके। ये समय बताता है कि ये काम कितनी गंभीरता से किया गया था। उस जमाने में इस पूरे काम पर लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। आज शायद ये रकम बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन तब ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। पर यह सिर्फ पैसों का खर्च नहीं था, ये एक इन्वेस्टमेंट था, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां हर भारतीय को बराबरी और न्याय का हक मिल सके। अकेले संविधान के ड्राफ्ट पर ही 114 दिनों तक बहस चली थी। इससे पता चलता है कि हमारे संस्थापकों ने किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया। हर क्लॉज पर, हर शब्द पर गहरी चर्चा हुई ताकि हर आवाज सुनी जाए, हर नजरिए को समझा जाए। हाँ, ये सच है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी भूमिका सबसे अहम थी। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरी सभा को एक अध्यक्ष के तौर पे संभाल रहे थे, तो सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसी बड़ी हस्तियां अलग अलग कमेटियों को लीड कर रहे थे, और सर बी.एन. राव जैसे लोग पर्दे के पीछे रहकर एक सलाहकारी की अहम भूमिका निभा रहे थे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो हमारे संविधान को और भी खास बना देती है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्रिंटेड नहीं है, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, शांति निकेतन के महान कलाकारों ने हर पन्ने को भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के चित्रों से सजाया। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि एक कलाकृति है। अच्छा, अब इन 2 तारीखों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब संविधान सभा ने इसे अपना लिया, इसीलिए हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि ठीक 20 साल पहले 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। तो उस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई और ये दिन हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो हमने ये तो जान लिया कि संविधान बना कैसे, पर अब सवाल ये है कि इसके अंदर है क्या, इसकी आत्मा क्या है, इसका मूल दर्शन क्या है। चलिए इसे समझते हैं। संविधान की आत्मा बसती है इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। ये एक तरह से पूरे संविधान का सार है, उसका आईना है। ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है। ये एक मिशन स्टेटमेंट की तरह है जो देश के हर नागरिक से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा करता है।
लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो प्रस्तावना हम आज पढ़ते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। साथ ही राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। ये बदलाव दिखाता है कि हमारा संविधान समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं का नजरिया बहुत खुला था। उन्होंने दुनिया के कई संविधानों को पढ़ा और जहां से भी जो अच्छी बात मिली उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से अपना लिया। जैसे ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों का आइडिया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए तो कनाडा से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। मतलब उन्होंने दुनिया के बेहतरीन विचारों को लेकर भारत के लिए एक अनोखा दस्तावेज तैयार किया। और यही बात हमें सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाती है। हमारा संविधान किसी म्यूजियम में रखी हुई कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो सांस लेता है, जो समय के साथ बदलता है, ताकि वो हमेशा प्रासंगिक, हमेशा रेलेवेंट बना रहे। और इस जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत मिलता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में। देखिए, 1960 के बेरुबारी केस में कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का हिस्सा है बल्कि उसके बुनियादी ढांचे का कोर है। और फिर 1995 में इस बात पर पक्की मुहर लगा दी गई। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ संविधान की समझ और गहरी होती जाती है। और इसी केशवानंद भारती केस से जन्म हुआ बुनियादी ढांचा सिद्धांत का। इसका मतलब क्या है? सीधे साधे शब्दों में, संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसके मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या नागरिकों के मौलिक अधिकार। ये सिद्धांत आज हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो ये खाका, ये ब्लूप्रिंट तो दशकों पहले तैयार हो गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये दस्तावेज आज भी जी रहा है, सांस ले रहा है। और असली सवाल ये है कि आज हम भारत के लोग इस महान विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और भविष्य में कैसे आकार देते रहेंगे।